हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑसिलेशंस के बारे में। पर अगर हमें मालूम है कि अगर कोई बॉडी है जिसपे कोई फोर्स नहीं लगता है लेकिन वो खुद ब खुद ऑसिलेट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन या फ्री वाइब्रेशन, राइट। और वो फ्रीक्वेंसी को हम लोग बुलाते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो बॉडी का कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे वो ऑसिलेट करता है इन द एब्सेंस ऑफ फोर्सेस, राइट। तो जब फोर्सेस नहीं होते हैं तो वो खुद ब खुद ऐसे ऑसिलेट करता है, जैसे कि कोई झूले पे आप देखते हैं जो खुद से झूलता है। अब हमें ये भी मालूम है कि ऑसिलेशंस थोड़ी देर के बाद रुक जाते हैं, राइट। और ऐसे ऑसिलेशंस को हम लोग बुलाते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेशंस क्यों रुकते हैं? बेसिकली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के जैसा है जो रोकता है ये ऑसिलेशंस को। और हमें मालूम है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा होता है प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, राइट। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स को वी कैन राइट इट एज प्रोपोर्शनल टू v, या लिख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सम क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल r इंटू v। और इसको एक साइन डालेंगे, वो नेगेटिव साइन है क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है मोशन को, राइट। अब हो सकता है कि हम लोग कोई ऑसिलेटरी बॉडी को फोर्स करें, यानी कि उसको फोर्स्ड ऑसिलेशंस दे कि वो मूव करे कोई फ्रीक्वेंसी। और ये फोर्स्ड ऑसिलेशन हो सकता है विद द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, यानी कि हम लोग ये बॉडी पे कोई फोर्स डाल रहे हैं जो है साइन पीटी विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। तो ये ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, अब ये पी है, तो पी जो है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेशन, पी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप झूले पे बैठे हुए हैं तो आप धक्का देते हैं एट फिक्स्ड इंटरवल्स, राइट। जब आपका पांव पीछे होता है आप धक्का देते हैं एट फिक्स्ड इंटरवल्स। अगर ये है झूला आपका और इस पे कोई बैठा है तो आप धक्के फिक्स्ड इंटरवल्स पे देते हैं जब झूला पीछे की तरफ होता है, राइट। और उससे आप इसको ऐसा पुश करके आप इसको पोस्ट ऑसिलेशन देते हैं, राइट। एक और तरीके का ऑसिलेशन ये है जिसको हम लोग बुलाते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशन। अब रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या होते हैं? वो होते हैं जब हमारा, सपोजिंग ये फ्री ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो है कुछ ओमेगा है और ये फोर्स्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी पी है। अगर हमारा ओमेगा इज इक्वल टू पी, यानी कि आपके फोर्स्ड ऑसिलेशन बिल्कुल मैच होते हैं विद द फ्री ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, तो फिर ये बॉडी ज्यादा जल्दी ऑसिलेट करना रहता है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, जल्दी नहीं लेकिन विद लार्जर एम्पलीट्यूड, जिसके वजह से इसको हम लोग बुलाते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशन। तो पहले हम लोग देखेंगे थियोरी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन और ये देखेंगे कि हमारे को रेजोनेंस कब होता है इन दिस केस। तो पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशन फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन तो हमारे पास फोर्स है, राइट, विच इज m dx squared by dt squared by Newton's law। और इसके कंपोनेंट्स क्या है? पहला कंपोनेंट क्या है जो है माइनस के एक्स, इसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी देख चुके हैं, ये बेसिक ऑसिलेशन का है। दूसरा वाला कंपोनेंट जिसके बारे में अभी बात की हम लोग, ये है माइनस आर इंटू वी। तो v के लिए हम लोग लिख सकते हैं dx by dt। और थर्ड कंपोनेंट हमारा ये है जो फोर्स जो हम लोग पीरियोडिकली डाल रहे हैं, f sin pt, राइट। अब ये पूरे इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे विद m, तो वी विल गेट m d squared x by dt squared is equal to minus k by m into x minus r by m into dx by dt plus f by m into sin pt, राइट। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमारा ये जो k by m है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, r by m इज p by t
और f by n इसको हम लोग स्मॉल f कहेंगे, राइट। तो हमारा फाइनल इक्वेशन अब ये हो जाता है d squared x by dt squared is equal to minus omega squared x minus 2b dx by dt plus small f sin dt। अब हम लोग सब पॉजिटिव टर्म्स को एक जगह डालेंगे, तो d squared x by dt squared plus omega squared x plus 2b dx by dt is equal to f sin dt, राइट। अब इसका रिजल्टेंट ये होगा कि ये बॉडी ऑसिलेट होगा विथ अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट x, राइट, और ये होगा विथ एन एम्पलीट्यूड a sin pt माइनस थीटा। अब इसमें नोट कीजिए कि हम लोग ने p क्यों लिया है। ये p क्या है? ये p है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, जो मैच होता है ये फोर्स से जो हमारा ये ऑसिलेशन को क्रिएट कर रहा है, राइट। और इसीलिए यहाँ पे ये p और p मैच होते हैं। अननोन क्वांटिटीज कौन से हैं? अब हमारे अननोन क्वांटिटीज है a और थीटा, यानी कि अब हमें पता करना है कि a और थीटा के वैल्यूज क्या है। ये किस तरह से करेंगे? हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाले इक्वेशन में, और इससे हम लोग पता करेंगे a और थीटा के वैल्यूज, राइट। तो अभी हमारा स्टेप वो नेक्स्ट स्टेप ये है a और थीटा को पता करने के लिए, कि पहले आपको ये इक्वेशन लिख के फिर से दूंगी। d स्क्वायर x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x प्लस 2b dx by dt is equal to f sin pt, राइट। और हमारा सोल्यूशन क्या था? x is equal to a sin pt माइनस थीटा। अब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पहली चीज इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये वाला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, सो वील गेट a into p sin pt माइनस थीटा। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा माइनस, सॉरी ये साइन नहीं, ये कॉस आना है, मैं इसको करेक्ट करती हूँ। तो आपको ये इसको रब आउट करेंगे, और ये साइन का डेरिवेटिव है, इसके लिए हम लोग इसको कॉस लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा कॉस, और ये यहाँ पे आपका सेकेंड डेरिवेटिव आएगा आपका a माइनस ए पी स्क्वायर साइन ऑफ पी टी माइनस थीटा। अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ये मेन इक्वेशन में, राइट, ये मेन इक्वेशन में, ये इक्वेशन में हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव ये है, तो दैट इज ए पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा। ये टर्म है ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स यहाँ है हमारे पास a साइन पी टी माइनस थीटा, और ये वाला टर्म है 2b, और ये आ जाएगा a p कोसाइन ऑफ पी टी माइनस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये f साइन पी टी के जगह में लिखेंगे f साइन पी टी माइनस थीटा प्लस थीटा। तो अब ये किस तरह से हो जाएगा? ये दो एंगल्स के जैसे हो जाएगा, ये है a एंड b, तो ये हो जाएगा f साइन a प्लस b, जो है f साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा f साइन पी टी माइनस थीटा इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस f कोसाइन ऑफ पी टी माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये टर्म्स को जमा करेंगे, यानी कि जो टर्म्स हमारे साइन पी टी माइनस थीटा के हैं और कॉस पी टी माइनस थीटा, तो ये है साइन पी टी माइनस थीटा, साइन पी टी माइनस थीटा, साइन पी टी माइनस थीटा। सिमिलरली कोसाइन वाले टर्म्स है, ये वाला है और ये वाला है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं, तो वील गेट a p स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर, ये वाला टर्म इज इक्वल टू f कोसाइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन क्या है जो हमारे पास cos pt माइनस थीटा से आ रहा है? वो 2bpp
ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको आएगा एफ साइन थीटा। अब ये दो इक्वेशंस देखिए, फिर से याद दिलाती हूँ आपको, हमें पता करना है ए के वैल्यू को और थीटा के वैल्यू को। अब अगर हम लोग इसको कहेंगे इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और हमने थीटा निकालना है तो हम लोग 2 डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग इसको करेंगे, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 4 बी स्क्वायर पी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, राइट, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। तो आपको आ जाएगा ए इज देयरफॉर इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर पी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये है हमारा ए। थीटा कहाँ से निकलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 bp a डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2 bp ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि थीटा इज tan इनवर्स, राइट। तो ये हमारा मकसद जो था, टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड थीटा, हमें मिल गया है। लेकिन हम लोग इसको थोड़ी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? बाय टेकिंग स्पेशल केसेस, राइट। तो अभी वो स्पेशल केसेस को हम लोग देखेंगे जो यहाँ है, राइट। तो मैं रिपीट करती हूँ, हमें क्या मिला है, एम्पलीट्यूड के लिए वी गॉट एफ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय, ये है हमारा केस, रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर पी स्क्वायर, राइट। और थीटा के लिए हमारे पास है, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 2 bp डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसके लिए हम लोग इसको बेहतर समझने के लिए 3 स्पेशल केसेस लेंगे, राइट। तो केस 1 जो है हम लोग लेंगे, अगर हमारा p इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू ओमेगा, p बहुत छोटा है कंपेयर टू ओमेगा से, तो फिर हम लोग p के टर्म्स को यहाँ निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर निग्लेक्ट करेंगे तो हमें आएगा f इज देयरफॉर इक्वल टू a इज इक्वल टू f, ये सॉरी ये स्क्वायर यहाँ पे आना है, ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो आपको सिर्फ आएगा f डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, राइट। सॉरी ये कलर में वही कर दूंगी, f डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, राइट। और थीटा क्या होगा, थीटा p बहुत छोटा है, तो p बहुत छोटा है तो ये सिमिलर टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0, और tan इनवर्स ऑफ 0 इज नथिंग बट 0, राइट। तो ये है मेरा केस 1। अब हम लोग देखेंगे केस 2। केस 2 देखेंगे, अगर p इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा, तो फिर ये जो टर्म है हमारा ये 0 हो जाएगा। तो आपका जो a है, a इज देयरफॉर इक्वल टू f डिवाइडेड बाय रूट ऑफ दीज थिंग्स, राइट। और फिर इसका रूट हो जाएगा आपका 2bp, राइट। और अगर चाहे तो हम लोग 2b को इन टर्म्स ऑफ r भी लिख सकते हैं, तो f डिवाइडेड बाय r इंटू p, और हमें मालूम है कि f को हम लोग ओके, तो ये हमारा ये है p, या इसको ओमेगा भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, राइट। और हमारा थीटा क्या हो गया, थीटा इज tan इनवर्स, ये डिनोमिनेटर जो है ये 0 हो गया, तो आपके पास है 2bp डिवाइडेड बाय 0, यानी कि tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, यानी कि आपका जो थीटा है इक्वल टू पाई बाय 2, राइट। थर्ड केस जो हम लोग लेंगे, उसमें हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारा ओमेगा बहुत छोटा है कंपेयर टू p, देयरफॉर ये टर्म्स में ओमेगा को निग्लेक्ट करेंगे, राइट। तो हमें आ जाएगा a इज देयरफॉर इक्वल टू f, एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास,
we have p square plus 4b square p square, राइट। और अगर p स्क्वायर बहुत बड़ा है, ये टर्म बहुत छोटा है, क्योंकि b जो है ये एक छोटा क्वांटिटी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं f डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, या f को भी लिख सकते हैं f बाय m इंटू p स्क्वायर, राइट। और थीटा का क्या हो जाएगा, ये वाला जो केस है ये आपका बहुत ओमेगा बहुत छोटा है, इसको निग्लेक्ट करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2bp डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, राइट, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर को निग्लेक्ट करेंगे तो ये p आ जाएगा यहाँ नीचे 2bp विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2b डिवाइडेड बाय p। लेकिन कई बार ये b जो है बहुत छोटा होता है, b इज स्मॉल, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं एज tan इनवर्स ऑफ 0, और ये हो गया आपका पाई। अब देखिए इसमें जो इंटरेस्टिंग केस, ये मिडिल का केस है, जो ये केस है जहाँ पे p इज इक्वल टू w, इसको हम लोग ओमेगा हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, ये है केस ऑफ रेजोनेंस, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच होती है, राइट, तो इसको हम लोग बुलाते हैं रेजोनेंस। तो रिपीट करेंगे थोड़ा रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस ये कब है, जब हमारा W ओमेगा इज इक्वल टू P, ओमेगा या W जो चाहे आप कह सकते हैं। इन शॉर्ट, जब हम लोग बॉडी को वाइब्रेट करते हैं इस तरह से कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग ने देखा है कि एम्पलीट्यूड जो है बहुत बढ़ के बनता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस ये है, जब हम लोग रेडियो को ट्यून करते हैं तो हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहते हैं, और जहाँ में सबसे ज्यादा आवाज आती है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ी हुई रहती है। सेकेंड वाली फॉर एग्जाम्पल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होता है, जब हम लोग उनको भी ट्यून करते हैं रेजोनेंस के साथ करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल ये है कि अगर आप देखेंगे सस्पेंशन ब्रिज, अगर आपके पास सस्पेंशन ब्रिज है तो सस्पेंशन ब्रिज जो है ये ऑसिलेट करता है अपनी एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे, तो अगर उस पे सोल्जर्स मार्च करते हैं तो उनको कहा जाता है मार्च नहीं करने को, क्योंकि नहीं तो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी, और अगर दोनों मैच करेंगे तो आपको रेजोनेंस आ जाएगा, राइट। और ऐसा मैंने आपको यूट्यूब वीडियो में भी बताया है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। टकोमा ब्रिज ये यूनाइटेड स्टेट्स में बना, और 1940 में जब ये बना तो इसमें यही प्रॉब्लम आ गया कि ये सस्पेंशन ब्रिज पे एक दिन हवा वही फ्रीक्वेंसी से हुई जिससे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिससे वो ब्रिज पूरी बुरी तरह से टूट गया और बड़ा हादसा हुआ। और इसीलिए सस्पेंशन ब्रिजेस पे हमें केयरफुल रहना है कि ये चीज मैच नहीं होना चाहिए, राइट। पोस्ट वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होनी चाहिए उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। चौथा एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स जब एटम्स में रहते हैं, ये है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एटम में एनर्जी लेवल कौन से ऑर्बिट में रहता है, तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी रहती है, और सपोजिंग उस पर एक इनकमिंग रेडिएशन आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है इससे, तो फिर होता है आपको रेजोनेंस अब्जॉर्प्शन बाय द इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस के कई एग्जाम्पल्स हैं और आप इनको देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो फायदेमंद भी हो सकता है और उसी तरह से नुकसानदेह भी हो सकता है, अगर आपको इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाए।